हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन ने हटाए तंबू पर खतरा अभी भी बरकरार। जी हां दोस्तों, बताएंगे लद्दाख में पीएलए के पीछे हटने की वास्तव में दोस्तों क्या है सबसे बड़ा कारण, क्यों एकदम से चीन बदल गया है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको सबसे बड़ी खबर बताएंगे जहाँ आईएनएस विक्रांत पर लगी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने वाली तोप। बताएंगे दोस्तों AK-630 दुश्मन की रूह कपा देगी दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चीन को सबक सिखाने के मूड में है जो बाइडन। बताएंगे कैसे दोस्तों। और साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां ज्ञान वापी फैसला आने के बाद दोस्तों बौखलाते हुए ओवैसी का बयान आया है। बताएंगे क्या कहा ओवैसी ने, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले, तो आराम से बन रहेगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश को जल्द से जल्द नंबर 1 देश बनते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी जी है तभी हर चीज संभव है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन ने हटाए तंबू पर खतरा अभी भी बरकरार। जी हाँ दोस्तों, आखिर लद्दाख में पीएलए के पीछे हटने की क्या है हकीकत, बता दे। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात कुछ बदलते नजर आ रहे हैं। पूर्वी लद्दाख के जिन बिंदुओं पर पिछले मई 2020 से चीन के सैनिक बरकरार थे, अब वो पीछे हटने लगे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि इसके बाद भी चीन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। इसकी वजह है वो सैटेलाइट तस्वीरें जो इस समय सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक वायरल हो रही है दोस्तों। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि चीन की तरफ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बोले तो पीएलए का जो बॉर्डर कैंप था उसे अब हटा दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी गहराई वाले इलाकों में चीनी सैनिक मौजूद है और यही बात एक्सपर्ट्स को परेशान कर रही है दोस्तों। 16 राउंड बातचीत के बाद चीनी सेना पीछे हटने पर राजी हुई है। भारत और चीन दोनों ने ही गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया में पीछे हटने लगी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समय मध्य एशिया के दौरे पर रवाना होने वाले हैं और ऐसे में दोस्तों पूरे तरीके से दोनों देशों के बीच LAC पर डिसएंगेजमेंट पूरा कल हो गया दोस्तों। लेकिन चीनी मीडिया इस बार में अपने देश के लोगों को सही तस्वीर नहीं दिखा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका कम हो गई है। चाइना दिल्ली की माने तो यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब जल्द ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO का सम्मेलन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सैटेलाइट तस्वीरें देख पा रहे होंगे। ऐसे में कहना बहुत मुश्किल है दोस्तों, और चीन पर यकीन करना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है कि चीन दोबारा ये हरकत नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि चीन में चाइना के देशवासियों को इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों कि चीनी सेना वहां से पीछे हटी है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिनपिंग की सरकार वहां की जनता को यानी चीनी लोगों को दोस्तों पूरे तरीके से झाई में और उनको अंधकार में रखने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या चाइना फिर भारत को धोखा दे सकता है दोस्तों? क्या फिर भारत के साथ चालबाजी करेगा चीन? आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा अवश्य। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने भाई बंधुओं में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, व्हाट्सएप फेसबुक पर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर आईएनएस विक्रांत पर लगी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने वाली तोप AK-630 दुश्मन की रूह कांपेंगी। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत AK-630 CIWS गन तैनात कर दी गई है दोस्तों। ये जानकारी नहीं मिली है कि कितनी गन लगाई गई है, लेकिन इसके लगने से युद्धपोत की सुरक्षा बढ़ गई है। हालांकि पहले ही ये जानकारी मिल रही थी कि विक्रांत पर 4 ऐसी गन्स लगाई जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, AK-630 एक क्लोज इन वेपन सिस्टम है दोस्तों। ये एक खास तरह की रोटरी यानी घूमने वाली तोप होती है जो दुश्मन के टारगेट की दिशा में घूमते हुए उस पर गोलियां बरसाती है। ये हमला इतना ताबड़तोड़ होता है कि इसकी गोलियों से बचना मुश्किल है। इस तोप का वजन करीब 1800 किलोग्राम होता है। ये ऑटोमेटिक होती है। इसकी बैरल यानी नली 57 से 64 इंच हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, और इसे चलाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत होती है। ये चारों दिशाओं में किसी भी एंगल पर घूमकर दुश्मन टारगेट पर हमला कर सकती है। ऐसे में दोस्तों अपने भारतीय सेनाओं और भारत के बने हुए यानी स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के अपग्रेडेशन के लिए दोस्तों कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर रशिया के मॉडल को फॉलो करिए, हमसे तेल खरीदना शुरू कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं, ईरान ने भारत से की है बहुत बड़ी अपील दोस्तों। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि पिछले 6 महीने में
रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल बेचने वाला देश बन चुका है और अब ईरान ने भी भारत सरकार से रूसी मॉडल के सहारे ही चलने की अपील की है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने भारत सरकार से अपील करते हुए ईरान पर लगाए गए एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए उसी तरह से ईरानी तेल खरीदने का आग्रह किया है जैसे भारत रूस से तेल खरीदता है। जी हाँ दोस्तों, उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने व्यक्तिगत बैठक के दौरान ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने इस मुद्दे को उठाने वाले हैं दोस्तों, और भारत सरकार से अपील करने वाले हैं कि वो ईरान से तेल खरीदना फिर से शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत के लिए ईरान से तेल खरीदना हमेशा से फायदे का सौदा रहा है और अमेरिकी प्रतिबंध से पहले भारत अपनी तेल आयात का बहुत बड़ा हिस्सा ईरान से ही खरीदता था, जो भारत को सस्ता तो पड़ता ही था दोस्तों। उसके साथ ही भारत और ईरान के संबंध भी हमेशा से काफी मधुर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शासन के प्रतिबंध के बाद भारत को ईरान से तेल का आयात बंद करना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों अगर मीटिंग में ईरानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों तेल खरीदने को लेकर, तो ऐसे में भारत को क्या जवाब देना चाहिए दोस्तों? क्या ईरान से भी कुछ मात्रा में तेल भारत को खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए दोस्तों? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते। अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिका कैपिटल में मनाया जाएगा आजादी का अमृत महोत्सव। 75 भारतीय अमेरिकी संगठन करेंगे इसको आयोजन। जी हाँ दोस्तों, भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यूएस कैपिटल बोले तो अमेरिकी संसद भवन में 14 सितंबर से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। यह आयोजन 75 भारतीय अमेरिकी संगठनों की ओर से आयोजित होगा। यूएस इंडिया रिलेशनशिप काउंसिल के सीईओ व आयोजन समिति के अध्यक्ष जसवंत पटेल ने कहा कि ये आयोजन 75 संगठनों का एक साथ लेकर आएगा दोस्तों। जसवंत पटेल ने कहा कि ये अनूठा कार्यक्रम यूएस कैपिटल में भारत की आजादी के उत्सव में एक प्रतीक होगा। इस दौरान भारत की अनूठी संस्कृति और विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी संगठन इस अवसर का उपयोग भारत की समृद्ध परंपरा, उसके नायकों, लोगों और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी की पुतिन उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, एक सूत्र ने एएनआई को बताया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की द्विपक्षीय बैठक लगभग तय है और बैठक समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर होंगी। सूत्र ने कहा है कि यूक्रेन संकट के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी और रूसी राष्ट्रपति के बीच ये पहली मुलाकात होगी। संकट शुरू होने के बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे से फोन पर बात की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी को दोस्तों इस शिखर सम्मेलन बैठक में जाने के लिए हैप्पी जर्नी कहना मत भूलिएगा एडवांस में। एक और खबर की बात करें, जहां दुबई में हिंदुओं के लिए खुला मंदिर, उमड़ रही है लोगों की भीड़। जी हाँ दोस्तों, इस महीने के शुरू में दुबई में नया हिंदू मंदिर खुलने के बाद संयुक्त अरब अमीरात के हजारों निवासी यहाँ दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं दोस्तों। गल्फ न्यूज की खबर के मुताबिक इस मंदिर को औपचारिक रूप से आम लोगों के लिए हालांकि 5 अक्टूबर को दशहरे के दिन खोला जाएगा। मंदिर सभी धर्मों के लोगों का स्वागत करता है और 16 देवताओं व अन्य आंतरिक साज सज्जा को देखने के लिए उपासकों और अन्य आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति देता है। मंदिर प्रबंधन ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से क्यूआर कोड आधारित बुकिंग प्रणाली को सक्रिय करने के साथ 1 सितंबर को मंदिर का अनौपचारिक उद्घाटन किया था। खबर के मुताबिक मंदिर में पहले दिन से ही और विशेष रूप से सप्ताहांत में बहुत बड़ी संख्या में आगंतुक आ रहे हैं। खबर में कहा गया है कि भीड़ प्रबंधन और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से सीमित प्रवेश दिया जा रहा है दोस्तों। मंदिर सुबह 6:30 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। अक्टूबर के अंत तक सप्ताहांत के लिए अधिकांश बुकिंग पहले से ही हो चुकी है। बुकिंग प्रणाली अक्टूबर के अंत तक जारी रहेगी, जिसके बाद आम जनता मंदिर के खुलने के समय में किसी भी वक्त दर्शन के लिए स्वतंत्र होंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दुबई में बना ये नया हिंदू मंदिर दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से भारत को बहुत बड़ा पॉजिटिव और खुशहाली का मैसेज है दोस्तों। ऐसे में आप इस दुबई में मंदिर को लेकर दोस्तों जो भी आपकी अपनी निजी राय हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां चीन को सबक सिखाने के मूड में है। जो बाइडेन चिप और उपकरण निर्यात में लगा सकते हैं नए प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें
अमेरिका पर व्यापक प्रतिबंधों के चलते जो बाइडेन प्रशासन ने चिप और उपकरण निर्यात में चीन को सबक सिखाने का फैसला लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन प्रशासन की योजना अगले महीने चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप मेकिंग टूल्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सेमीकंडक्टर्स के अमेरिकी शिपमेंट पर अंकुश लगाने की है। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने इस साल की शुरुआत में 3 अमेरिकी कंपनियों केएलए, लैम रिसर्च और अप्लाइड मटेरियल्स को पत्र भेजकर नए नियमों की योजना बनाई थी। बहरहाल इन नए नियमों की योजना के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने तुर्की से की है मदद की गुहार। कहा हमारे यहाँ तो खाने की भी किल्लत हो गई है, कृपया हमारी मदद करें। जी हाँ, बाढ़ के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में खाने तक की किल्लत हो गई है। दोस्तों सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांतों का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ के चलते डूब गया है और पानी निकलने में 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। दोस्तों इस बाढ़ की वजह से उपजाऊ भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा भी डूबा है, जिसने खाद्यान्न की पैदावार में भी दिक्कतें कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल अथॉरिटीज की ओर से लोगों को खाने, टेंट और अन्य चीजें दी जा रही हैं, लेकिन ये भी कम पड़ रहा है और पाकिस्तान ने दुनिया भर के देशों और संयुक्त राष्ट्र से मदद की मांग की है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने रविवार को रात तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोआन से बातचीत की है। दोस्तों उन्होंने इस दौरान तुर्की के राष्ट्रपति को मदद के लिए शुक्रिया अदा करने को कहा और अदा करते हुए कहा कि आपके चलते हम खाद्यान्न संकट से उबर पाए हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की ने खाना, टेंट और मेडिसिन 12 मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेजी है। इसके अलावा 4 ट्रेनों और ट्रकों के जरिए भी सामान भेजा गया है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने कहा कि बाढ़ की वजह से पूरे पाकिस्तान में 3.6 मिलियन एकड़ में बोई गई फसल बर्बाद हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अर्दोआन को बताया कि बचाव अभियान कैसा चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने तुर्की से मांग की है कि खाद्यान्न संकट से निपटने में पाकिस्तान की और मदद की जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मदद के वक्त दोस्तों पाकिस्तान को दुनिया याद आती है, लेकिन आतंकवाद का मुद्दे पाकिस्तान में कम नहीं होने देते पाकिस्तान की सरकार। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कैसे रशिया की 4 महीने की मेहनत को यूक्रेन ने 4 दिन में कर दिया बेकार। खार्किव में करीब है रशिया की हार। जी हाँ, यूक्रेन पर रूस के हमले को 6 महीने बीत चुके हैं और इस दौरान रशिया ने यूक्रेन में बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है दोस्तों। तो वहीं यूक्रेन ने रूस की सेना के सामने हार नहीं मानी और अब दावा किया है कि खार्किव से उसने रूसी सेना को खदेड़ दिया है। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव के अलावा रूस की सीमा से 50 किलोमीटर पहले तक बहुत बड़े इलाके पर यूक्रेनी सेना ने अपना अधिकार पा लिया है। आपको बता दें लगभग 4 महीने पहले रूस ने खार्किव शहर पर कब्जा किया था और दावा किया था कि अब पूरे यूक्रेन पर जीत हासिल करने में अब देर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, रूस के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि वो यूक्रेन के खार्किव में 2 जगहों से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि रूसी बॉर्डर तक यूक्रेन ने जिस प्रकार से पुतिन की सेना को धकेला है दोस्तों, जेलेंस्की ने कहा कि अब भी नहीं समझे हम कौन है। आपको बता दें यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने कहा कि उसके सैनिकों ने पिछले दिनों में 20 से अधिक बस्तियों को मुक्त कराया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार को रशिया को एक बार फिर चुनौती देते हुए कहा कि क्या आपको अभी भी लगता है कि आप हमें डरा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, हमें मजबूर कर सकते हैं? क्या आप सच में कुछ समझ नहीं पाए? समझ में नहीं आता हम कौन हैं, हम किसके लिए खड़े हैं, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? यानी कि दोस्तों रूसी सेनाओं को खदेड़ने के बाद जेलेंस्की का ये बयान दोस्तों रशिया के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। दोस्तों क्या कहना चाहते हैं आप लोग, बताइएगा जरूर इस पर। एक और खबर की बात करें जहां पर इजरायली मोसाद की बहुत बड़ी धमकी, कहा कोई डील हमसे बचा नहीं पाएगी। जी हाँ दोस्तों, ईरान नहीं टेरर रिपब्लिक कही है ईरान को। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में शामिल इजराइल की मोसाद अपने सफल ऑपरेशन और अद्भुत क्षमताओं के लिए जानी जाती है। दोस्तों मोसाद के चीफ का कहना है कि वैश्विक शक्तियों के साथ परमाणु समझौते का पुनर्जन्म भी ईरान को इजरायली ऑपरेशनों से बचा नहीं पाएगा। इजराइल लंबे समय से 2015 की न्यूक्लियर डील का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी और मिडिल ईस्ट में ईरान की शत्रुतापूर्ण सैन्य गतिविधियों को रोकने में विफल साबित हुई। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें जहां नेपाल में चुनाव से ठीक पहले घबराया ड्रैगन काठमांडू के दौरे पर चीन के तीसरे सबसे बड़े नेता चल रहा चालबाजी। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में आम चुनाव से ठीक पहले चीन के तीसरे
सबसे बड़े नेता ली झांशु काठमांडू पहुंच चुके हैं। नेपाल के अधिकारियों ने चीनी नेता की यात्रा को लेकर चुप्पी साध रखी है। नेपाल में अमेरिका और भारत के बढ़ते प्रभाव से चीन टेंशन में है और माना यह जा रहा है कि इसी वजह से आम चुनाव से ठीक पहले ली झांशु काठमांडू पहुंच रहे हैं। और इससे पहले मार्च महीने में चीन के विदेश मंत्री वांग यी नेपाल पहुंचे थे। खबरों के मुताबिक चीन नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों ही धड़ों केपी ओली और प्रचंड के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा है ताकि काठमांडू में अपने मन मुताबिक सरकार फिर से बनवाई जा सके। जी हां दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि चीनी नेता नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा ली झांशु नेपाल की विभिन्न वामपंथी पार्टियों के प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें चीन समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके धुर विरोधी पुष्प कमल दहल प्रचंड भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या चीन अपने इस चाल में कामयाब हो पाएगा दोस्तों? क्या नेपाल की सरकार तोड़कर अपने मन मुताबिक सरकार नेपाल में बना पाएगा दोस्तों? क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में घुट घुट कर जी रहा सिख समुदाय पन्नू के दावे की इस रिपोर्ट ने खोल दी पोल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में रहने वाले सिख समुदाय के खिलाफ होने वाले अत्याचारों से दुनिया वाकिफ है दोस्तों। हालांकि हाल ही में सिख फॉर जस्टिस बोले तो SFJ के फाउंडर गुरवंत सिंह पन्नू ने दावा किया था कि पाकिस्तान में सिख अल्पसंख्यक समुदाय खुशहाल तरीके से रह रहा है, लेकिन अब उसके दावे की पोल खुल गई है दोस्तों। दरअसल ग्लोबल स्ट्रेट व्यू के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में एक युवा सिख लड़की दीना कौर को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसकी शादी करा दी गई है, जो देश में अल्पसंख्यक समुदाय की सही स्थिति का खुलासा करता है। दरअसल ग्लोबल स्ट्रेट व्यू ने पन्नू से पूछा था कि क्या SFJ खालिस्तान जनमत संग्रह में पाकिस्तान के सिख समुदाय को शामिल करेगा। इस पर पन्नू ने दावा किया था कि पाकिस्तान में 20 से 25 हजार सिख खुशहाली से रहते हैं जो पाकिस्तान को अपना घर मानते हैं। तो वहीं सिख लड़की के अगवा होने के बाद 8 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जिले में एक प्रदर्शन के दौरान सिख समुदाय के प्रतिनिधियों और पाकिस्तान पंचायत के संगठनों ने वैश्विक सिख समुदाय से बच्ची की रिहाई के लिए चलाई जा रही मुहिम से जुड़ने की अपील की थी दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान की पोल खुलती नजर आ रही है दोस्तों। जिस प्रकार से सिख समुदाय वहां पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ऐसे में गुरुद्वारों की बात करें तो गुरुद्वारों का भी ख्याल नहीं रखती है पाकिस्तान की सरकार। जैसे चलता है वैसे चलने देती है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का मजबूत दावेदार है अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर जी का बहुत बड़ा बयान। बता दे, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी बोले तो परमानेंट सदस्य बनने को लेकर एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद को न केवल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कायम रखने के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, बल्कि प्रासंगिक बने रहने के लिए भी बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। जयशंकर जी ने विदेश मंत्री के तौर पर सऊदी अरब की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत काफी समय से सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों में सबसे आगे रहा है और परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करें, जहां राजनयिक संबंध के 65 वर्ष हुए पूरे, मलेशियाई विदेश मंत्री ने की भारत की जमकर तारीफ। जी हाँ दोस्तों, भारत और मलेशिया के बीच राजनयिक संबंध के 65 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर कुआलालंपुर कन्वेंशन में इंडिया मलेशिया एट 65 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मलेशिया के विदेश मंत्री दातुक सेरी सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे संबंध 65 साल के आधिकारिक द्विपक्षीय संबंधों से पहले के हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध न केवल एक द्विपक्षीय संबंध है बल्कि एक सभ्यतागत संबंध भी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर रूस की सबसे बड़ी कोयला कंपनी भारत में खोलना चाहती है अपना ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, रूस की सबसे बड़ी कोयला कंपनी साइबेरियन कोल एनर्जी कंपनी भारत में अपना कार्यालय खोलना चाहती है। इसका कारण यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण यूरोपीय देशों ने पिछले कुछ महीनों में रूस पर व्यापार प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद साइबेरियन कोल एनर्जी कंपनी भारत को निर्यात के मामले में सबसे अच्छे बाजार के रूप में देख रही है। साइबेरियन कोल एनर्जी लिफ्ट कंपनी के CEO मक्की समबसोव ने कहा कि वे जल्द ही भारत में अपना कार्यालय शुरू करने की योजना बना रहे हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर 9/11 हमलों की बरसी को लेकर बड़ी खबर, नम आंखों से दी गई मृतकों को श्रद्धांजलि, जो बाइडेन ने कहा हम भूलेंगे नहीं। जी हां दोस्तों, अमेरिका कल 9/11 हमलों की 21वीं बरसी मना रहा था। इस मौके पर अमेरिका के लोगों ने नम आंखों
आंखों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम इसे कभी नहीं भूलेंगे, हम कभी हार नहीं मानेंगे। जी हाँ, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 9/11 हमले की बरसी पर आयोजित स्मरण समारोह में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंची, तो वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी डॉक्टर जिल जो बाइडेन पेंसिल्वेनिया में उस स्थान पर पहुंची जहां हमला किया गया था। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर अमेरिका में फिर बढ़ा पोलियो का खौफ, हाई अलर्ट जारी, न्यूयॉर्क में आपातकाल घोषित। जी हां दोस्तों, अमेरिका को एक बार फिर पोलियो के डर ने जकड़ लिया है। माता पिता अपने बच्चों को जन्मदिन की पार्टियों, सार्वजनिक पूल या किसी ऐसी जगह पर भेजने से डर रहे हैं। पोलियो के प्रकोप को रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों ने कोविड रणनीति का इस्तेमाल करते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया और रेस्टोरेंट, पूल और अन्य सभा स्थलों को भी बंद कर दिया है। न्यूयॉर्क में नाली के पानी में पोलियो वायरस पाए जाने के बाद आपातकाल घोषित कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ जहां पर काशी में गंगा आरती, जम्मू में बैंड बाजा, ज्ञानवापी पर फैसले के बाद देश में उत्सव जैसा माहौल है। जी हां दोस्तों, ज्ञानवापी मामले में सुनवाई को लेकर वाराणसी के जिला जज ने सोमवार को एक बहुत अहम फैसला सुनाया। मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में आदेश दिया और ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको बता दे, इस खबर को सुनते ही पूरे हिंदू समुदाय में दोस्तों और पूरे भारत में बैंड बाजे और त्रिशूल के साथ नाच गाना होता नजर आया है। दोस्तों आपको बता दे, जम्मू में भी ज्ञानवापी मामले पर लोगों ने जमकर खुशी जताई है। दोस्तों, शिवसेना डोगरा फ्रंट का ये कार्यकर्ता बैंड बाजे और त्रिशूल के साथ नजर आए हैं। दोस्तों आपको बता दें, मुस्लिम महिलाओं ने भी शिव जी की आरती उतारी है। सबसे बड़ी खबर दोस्तों, ज्ञानवापी पर फैसले के बाद आरएसएस के सहयोगी संगठन मुस्लिम मंच की महिलाओं ने वाराणसी में शिवलिंग की आरती उतारी। उनका माथे पर त्रिपुंड लगाकर आरती करते महिलाओं का वीडियो भी निकलकर सामने आया है दोस्तों। और कोर्ट परिसर में लोगों ने जमकर, खास करके हिंदू पक्ष की महिलाओं ने जयकारा लगाया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग इस कोर्ट के फैसले को किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट करके जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। लेकिन आपको बता दें, जब ये फैसला आया दोस्तों, तो किन को ये फैसला मंजूर नहीं है, आप समझ ही पा रहे होंगे। आपको बता दें, ओवैसी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इस फैसले के बाद जिला जज डॉक्टर AK विश्वेश ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी दोस्तों। तो वहीं AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अदालत के फैसले से असहमति जताई है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट के फैसले से असहमति जताई। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद मामले के रास्ते पर ही ज्ञानवापी मामले को लेकर जाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि अब उपासना अधिनियम 1991 का कोई मतलब नहीं रह गया है। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत से असहमति जताते हुए ओवैसी ने कहा कि इसके बाद देश में कई नई चीजें शुरू हो जाएंगी। अब हम मामले में कोई ना कोई कोर्ट पहुंच जाएगा और दावा करेगा कि आजादी से पहले से हम यहाँ इस तरह के काबिज थे। उन्होंने कहा कि इस तरह से उपासना अधिनियम 1991 को बनाने का मकसद ही बेकार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कोर्ट के इस फैसले से नाराज होते नजर आ रहे हैं ओवैसी। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और ओवैसी को क्या जवाब देना चाहेंगे, आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और कोर्ट के फैसले को लेकर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।